हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड और मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज चलने वाला है वो है बेस अर्थात भस्म। तो आज समझेंगे भस्म क्या है या बेस क्या है या क्षार किसको बोलते हैं, है ना। तो चलिए, जैसे कि हमने अम्ल को पढ़ा था और अम्ल किसे कहते हैं ये जाना, और अम्ल पर जो अलग अलग वैज्ञानिकों की विचारधाराएं थी उसको भी हमने देखा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भस्म क्या है और इसके बाद जो है भस्म पर जो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है या अलग अलग परिभाषा या अलग अलग जो विचार है उसको भी हम लोग इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज पहले हम लोग समझते हैं कि भस्म क्या है या बेसिस क्या होते हैं या क्षार किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि भस्म धातुओं या अधातुओं, है ना, या मेटल हो या नॉन मेटल हो। भस्म धातुओं या धातुओं के सदृश, दोनों ही मेटल है, नॉन मेटल की बात नहीं है। भस्म धातुओं या धातुओं के सदृश, या तो धातु हो या फिर धातुओं की तरह आचरण करने वाला हो। भस्म धातुओं या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों के वे यौगिक हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। मतलब ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, लवण और जल। जल तो आप वाटर जानते ही हैं और लवण जो है ये साल्ट है, ये भी आप जानते ही हैं, जो NaCl है, नमक वगैरह, वो लवण में आते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, भस्म धातुओं या धातुओं के सदृश से आचरण। भस्म जो है या तो धातु या फिर धातु की तरह आचरण करने वाले मूलकों के वे यौगिक हैं। मूलक का मतलब क्या हुआ और यौगिक का मतलब क्या हुआ। मूलक का मतलब होता है जो किसी चीज का जो फंडामेंटल अवयव है उसको उस तरह से उस सेंस में उसको मूलक इस्तेमाल किया जाता है, ये हिंदी भाषा में। और यौगिक तो आप जानते हैं कि जब दो अलग अलग एटम को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे एक कंपाउंड का, एक यौगिक का एक मॉलिक्यूल बनता है और वह जो है आपका कंपाउंड कहलाता है या यौगिक कहलाता है। एक निश्चित अनुपात में अलग अलग तत्वों की चीजों को जब मिलाते हैं तो उससे एक यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है भस्म धातुओं या धातुओं के सदृश से आचरण करने वाले मूलकों के वे यौगिक हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके, ये अभिक्रिया करते हैं अम्ल से, और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, यहां तो आपने एक परिभाषा देखा। अब इसी परिभाषा को शॉर्ट में देखिए, थोड़ा सा अलग जो भस्म को ही परिभाषित किया गया है। भस्म एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देता है। यहां पर क्या परिभाषा दिया कि भस्म एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलता है और हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देता है। यह भी एक परिभाषा हो गया जल का, सॉरी भस्म का। दूसरा क्या बोला, अम्ल से अभिक्रिया करने पर भस्म लवण और जल बनाते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करेगा कौन, भस्म। जो बेसिस है, जो बेस है, ये अम्ल से, एसिड से अभिक्रिया करेगा, है ना। अम्ल से अभिक्रिया करने पर भस्म लवण और जल बनाते हैं। जब ये एसिड से अभिक्रिया करेगा बेस तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। वही बात तो यहां भी था, अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। या इसमें एक उदाहरण और आपको मिला कि पानी में घुल के हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन देता है। कौन देता है, भस्म देता है। एक परिभाषा और है, भस्म में धातु के लवण शामिल होते हैं। भस्म में कौन शामिल होते हैं, धातु के लवण, जो मेटल के साल्ट होते हैं। भस्म में धातु के लवण शामिल होते हैं जिनमें Na+, जो सोडियम आयन हो गया, K+, पोटेशियम आयन हो गया, और Ca2+, ये कैल्शियम आयन जैसे आयन होते हैं। इस तरह के आयन होते हैं। क्या बोला, भस्म में धातु के लवण शामिल होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उसके साल्ट या उसके लवण जो हैं भस्म में शामिल होते हैं, है ना, जिनमें सोडियम Na+ और पोटेशियम K+ और कैल्शियम जो है 2+, कैल्शियम 2+ जैसे आयन जो है उसमें मौजूद होते हैं। किसमें, भस्म में। तो भस्म में धातु के लवण शामिल होते हैं जिनमें सोडियम प्लस पोटेशियम और कैल्शियम जैसे आयन मौजूद होते हैं। ठीक है, यहां से आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि भस्म क्या है। जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको भी हम लोग भस्म बोलते हैं। अब जल में घुलकर, ये परिभाषा हमने अम्ल में भी बताया है और इस तरह की बातें आपको भस्म में भी सुनने को मिल रही है। तो इसमें इस तरह की बातों का कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम अम्ल की परिभाषा लिखें यहाँ
या हम बोलें कि एसिड क्या है या अम्ल क्या है, तो इसके पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। अम्ल क्या है? जो पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। पानी में घुलने पर क्या देगा? पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। जो पानी में घुल के H+ आयन देगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। और हम क्षार में क्या बता रहे हैं कि ऐसा पदार्थ जो पानी में घुलकर क्या देगा? OH- या हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये हम भस्म या क्षार के बारे में कह रहे हैं, है ना। इसमें क्या बताया कि पानी में घुलकर OH- है ना, OH- आयन जो है आयन देता है, वो क्या है? भस्म है। तो आप यहां से एक परिभाषा लगा सकते हैं कि जो एक अम्ल की परिभाषा यहां और भस्म की परिभाषा यहां, दोनों ही परिभाषा को देखेंगे तो ये पानी में घुलकर H+ आयन दे रहा है जो आपका अम्ल है, और ये पानी में घुलकर OH- आयन दे रहा है जो आपका भस्म है, या जिसको क्षार भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, है ना। पानी में घुलने पर, या इसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है अम्ल की, अम्ल वैसा पदार्थ है जो पानी में घुलकर H+ आयन की सांद्रता को बढ़ा दे या बढ़ा देता है, और भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन की सांद्रता को बढ़ा दे। मतलब बात वही कहने का है कि पानी में घुलकर H+ आयन दे तो वह अम्ल होगा, और पानी में घुलकर OH- आयन दे तो वह भस्म होगा। तो ये जो है अम्ल और भस्म की परिभाषा है, या इसी को दूसरे अर्थों में अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर H+ आयन की सांद्रता को बढ़ा दे, या फिर भस्म वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर OH- आयन की सांद्रता को बढ़ा दे। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आयन को हम बार बार बोल रहे हैं, है ना। अब एक बात को ये भी जान लीजिए कि आयन क्या होता है, और ये बहुत इजी बात है। देखिए हम लोग आयन, मॉलिक्यूल, इन चीज़ों को, या एटम, यह सब चीज़ केमिस्ट्री में आते ही रहेगा आपको, और हम लोग इसको समझते भी हैं, लेकिन जब पूछ देता है क्या होता है तो ये थोड़ा सा जो है मतलब कि डायरेक्ट क्या होता है ये थोड़ा दिक्कत होता है इसका आंसरिंग करना। आप समझ रहे हैं। देखिए आयन क्या होता है, हम आयन को एक अणु या परमाणु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आयन को आप क्या कह सकते हैं? एक अणु अर्थात मॉलिक्यूल, या एक परमाणु अर्थात एक एटम। आप इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, एक परमाणु भी कह सकते हैं। आयन को एक अणु भी कहा जा सकता है, या एक परमाणु भी कह सकते हैं, परमाणु के रूप में परिभाषित भी कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है? जो आवेशित हो, जो आवेशित हो। आवेशित हो का मतलब क्या हुआ? जो चार्ज है, जो आवेशित हो। मतलब कि अगर अणु या परमाणु पर, है ना, कहीं पर अगर एटम है या मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर अगर आवेश है, चार्ज है, तो वह आयन है। अगर मॉलिक्यूल पर आयन है, अगर अणु पर आवेश है, चार्ज है, तो वह आयन है। अगर एटम पर आवेश है या चार्ज है तो वह आयन है ना। तो हम आयन को एक अणु या परमाणु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो आवेशित होता है। तो यह जो है जैसे H+ आयन हुआ तो ये आवेशित है, OH- आयन होगा तो ये आवेशित होगा, है ना। तो ये हो गया आपका आयन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल, भस्म और आयन को देख लिए। अब हम लोग भस्म के गुण देखते हैं, है ना। भस्म के गुण देख लीजिए। भस्म जो है क्षार, स्वाद में तीखा कड़वा होता है। क्षार क्या होता है? स्वाद में ये तीखा या कड़वा होता है। क्षार या भस्म जिसको बोलते हैं बेसिस, ये स्वाद में क्या होगा? तीखा होगा या कड़वा होगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखिए, क्षार जो है छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। जब आप इसको हाथ से छूते हैं तो जैसा साबुन को छूने पे चिकनाई का आभास होता है, वैसा ही जो है चिकनापन इस साबुन जैसा इसमें लगता है क्षार को छूने पर। अगला पॉइंट है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का मतलब क्या हुआ? जिसमें OH- बहुत ज्यादा मात्रा में प्रबलता से हो, सुदृढ़ हो, है ना। तो प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। जो प्रबल क्षार होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। और देखिए, अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। ये बात तो आप इसके परिभाषा में ही देख रहे हैं कि क्षार या भस्म, है ना, या विशेष वो है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या होता है? लवण और जल देता है। देखिए, अम्लों से विक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? भस्म। और भस्म बोलिए, बेस बोलिए, क्षार बोलिए, एसएस बोलिए, ये सभी चीज जो है एक ही है ना। तो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका भस्म कहलाएगा, ठीक है। क्षार लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है।
जो क्षार होता है या जो भस्म होता है ये लाल लिटमस। अब देखिए लिटमस क्या होता है, लिटमस एक पत्र है जो एक ऐसा बनाया जाता है जिससे कि क्षार का या अम्ल का पता उससे लगाया जा सकता है। वह एक तरह से प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है जिसमें कि आप यह जान सकते हैं वह एक पत्र के रूप में होता है, जिसपे अगर उसको डालते हैं तो उससे ये मालूम होता है कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है ना। इसका पता आप इससे लगाते हैं। तो क्षार जो है ना, नीला क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और आपने अम्ल में पढ़ा है ना, अम्ल, अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये जिक्र यहाँ करना जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें आप अम्ल में भी पढ़ देते हैं। अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस है उसको लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को क्षार क्या करेगा, पीला कर देगा, जबकि अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को भी नीला ही करता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र को भी लाल, अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है और अम्ल मिथाइल ऑरेंज को भी नीला करता है। लेकिन यहाँ पर क्षार के बारे में कह रहा है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा और मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज यह भी जो है प्राकृतिक रूप से बनाया था, इसको चेक करने के लिए ही जो है इसका इस्तेमाल होता है। ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो याद रखिएगा अम्ल और क्षार के लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखते थे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है अनील, अनील था एक और एक था छलनी। देखिए छलनी, इस दोनों को पकड़िएगा। ये हम लोग याद रखने के लिए करते थे कि जो अनील है अम्ल और जो पहला अक्षर है छलनी में अक्ष, ये है क्षार। तो अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है। तो देखिए अनील और छलनी में दोनों ही चीज आपको याद रह जाएगा। अम्ल वह है जो नीला लिटमस को लाल कर दे और क्षार वो है जो लाल लिटमस को नीला कर दे। इसलिए ये अनील और छलनी ये ट्रिक था। पहले वाला अम्ल ओ जो है अम्ल का प्रतीक है और इसमें जो अक्ष है ये क्षार का प्रतीक है। तो और नमर्सी का लो नी मतलब नीला, तो अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है और क्षार अक्षों से क्षार ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्षार लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला, है ना, मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है, पीला कर देता है क्षार। चलिए अब आगे आते हैं। क्षार में तेल और गंधक जो सल्फर होता है, क्षार में तेल और गंधक को घुला लेने की क्षमता होती है। जो क्षार होता है, जो बेसिस है, भस्म है, इसमें क्या क्षमता होती है, ये तेल और गंधक को, ऑयल और सल्फर को घुला लेने की क्षमता होती है। ये मतलब ये तेल को और सल्फर को घुला लेता है, मतलब अपने में घोल लेता है। ठीक है। क्षार जो होते हैं कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होगा, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन, क्षार। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं अर्थात डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए क्षार फिनोल्फथीन है ना, फिनोल्फथैलीन को गुलाबी कर देता है। जो फिनोल्फथैलीन है इसको क्षार क्या करता है, गुलाबी कलर का कर देता है। यह भी जो है एक यह सूचक है इस बात का कि अम्ल बताता है कि क्षार बताता है, उसके लिए इस्तेमाल होने वाला एक चीज है फिनोल्फथैलीन, जो क्या करता है, क्षार फिनोल्फथैलीन को गुलाबी कर देता है ना, हल्का पिंक कर देता है। ठीक है। चलिए लवण के घोल में डाले जाने पर, लवण मतलब साल्ट हुआ, लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार या भस्म प्रायः धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देता है। धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देता है ना। लवण के घोल में डाले जाने पर जो क्षार होते हैं ये प्रायः धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं। तो देखिए यहां पर जो अवक्षेपित करने का अर्थ हो गया है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अवक्षेपण का जो अर्थ है वो है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो कुछ लिक्विड से कुछ चीजों का जो ठोस रूप बनता है उसको अवक्षेपण कहते हैं। वहीं से ये अवक्षेपित शब्द आता है। तो यहां पर जो है लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्रायः धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं
अवक्षेपित कर देने का अर्थ होता है ठोस बना देना या ठोस में परिवर्तित कर देना, परिवर्तित कर देना। अगर कोई चीज लिक्विड में है ना, तो उसको ठोस के रूप में कर देगा। वह रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवक्षेपण पैदा होता है तो वह क्या करेगा, किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद चीजों का एक स्टोर होकर के वो ठोस के रूप में हो जाएगा तो हम लोग उसको अवक्षेपित होना या उसका अवक्षेपण होना कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्रायः धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं, मतलब धातु के हाइड्रोक्साइड को ठोस के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये इसका मतलब होता है। अवक्षेपित करने का मतलब या अवक्षेपण का मतलब तो आपने समझ गया, रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद अगर कोई ठोस पदार्थ बनता है या ठोस रूप में वह हो जाता है तो वह अवक्षेपण कहलाता है। लेकिन हाइड्रोक्साइड क्या है, देखिए हाइड्रोक्साइड क्या है, तो हाइड्रोक्साइड जो है देखिए यहाँ पर है, हाइड्रोक्साइड एक है ना द्विपरमाणुक ऋण आयन है। हाइड्रोक्साइड क्या है, एक द्विपरमाणु, द्विपरमाणु मतलब दो परमाणु वाला एक ऋण आयन है जिसका रासायनिक सूत्र OH पर देखिए यहाँ माइनस चार्ज है ना, जिसका रासायनिक सूत्र OH माइनस है। मतलब कि हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है OH निगेटिव। ये जो है एक आयन है और ये हाइड्रोक्साइड है ना। तो ये हुआ कि हाइड्रोक्साइड एक द्विपरमाणुक ऋणायन है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है OH माइनस होता है। इसमें ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन हो गया और यहाँ हाइड्रोजन हो गया। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो एकल सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड, जो एकल सहसंयोजक बंधन द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। अब ये जो OH है ये क्या होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एकल सहसंयोजक बंधन के साथ एक साथ बंधे होते हैं। हाइड्रोक्साइड में कौन कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और एक ऋणात्मक विद्युत आवेश वहन करते हैं। और वो बंधे ही होते हैं और क्या होते हैं, एक ऋणात्मक विद्युत आवेश वहन करते हैं। ये जो ऊपर में नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो माइनस दिख रहा है ये आपका क्या है, एक नेगेटिव आयन है ना, ये क्या है, एक ऋणात्मक विद्युत आवेश है, ऋणात्मक विद्युत आवेश वहन करते हैं। ये ऋणात्मक विद्युत आवेश जो है ये हाइड्रोक्साइड जो है वहन करते हैं, है ना। यह पानी का एक महत्वपूर्ण लेकिन आमतौर पर छोटा घटक है। ये पानी का एक महत्वपूर्ण लेकिन आमतौर पर छोटा घटक है। मतलब आप जानते हैं कि जब भी जल बनेगा तो उसमें H2O चाहिए। H2O में जो OH है हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये आपका अगर अलग कर दिया जाए तो सिर्फ उधर क्या बचता है, एक हाइड्रोजन बचता है। अगर एक हाइड्रोजन को OH में मिला देंगे तो ये H2O बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं द्विपरमाणु ऋणायन होते हैं जिसका रासायनिक सूत्र OH माइनस है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो एकल सहसंयोजक बंधन के द्वारा एक साथ बंधे होते हैं और एक ऋणात्मक विद्युत आवेश वहन करते हैं। यह पानी का एक महत्वपूर्ण लेकिन आमतौर पर छोटा घटक है, छोटा कंपोनेंट है, छोटा अवयव है ना, कौन, OH माइनस। तो ये भी आप जान गए कि लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार या बेस प्रायः क्या करता है, धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देता है, अर्थात ठोस रूप में जो है उसको बना देता है। तो मित्र आज जो था हम लोगों ने ये समझा कि भस्म क्या है या बेसिस क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में कि भस्म पर अलग अलग विचारधाराएं क्या क्या हुई या अम्ल को और अलग तरीके से कैसे कैसे किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषित किया गया, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।